चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या है सर? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। डिडक्शंस प्रोवाइड की गई हैं मतलब आप क्या करेंगे, अपनी टोटल इनकम निकाल लें पांचों हेड्स के अंदर, चाहे इनकम अंडर हेड सैलरी हो, एचपी हो, पीजीबीपी हो, कैपिटल गेन्स हो, अदर सोर्सेज हो। आपने क्या करना है, पांचों हेड में, हो सकता है आपकी इनकम किसी एक हेड में हो सकता है किसी दो हेड में, और हो सकता है चार हेड में हो। तो जो जिस हेड में आपकी इनकम है, आप इनकम कंप्यूट कर लीजिए और उसका टोटल कर लीजिए। उसके बाद सेक्शन 80C से लेके 80U के अंदर कुछ स्पेसिफिक केसेस बताए गए हैं। अगर आपने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी है या डोनेशंस दी हैं या खर्चा किया है जो 80C से 80U के बीच में लिखे हुए हैं उस हिसाब से, तो उसका आपको एक डिडक्शन मिलता है और फिर आपकी टोटल इनकम आती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम है जिस पे आपको टैक्स देना है। ठीक है, अब 80C से 80U के बीच में क्या है, कौन सी डिडक्शंस है? तो देखिए, there are number of deductions between 80C to 80U, but at this level हम सिर्फ वही deductions cover up करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा frequently पूछी जाती हैं और जिसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, डिडक्शंस, सबसे पहली चीज़ ये बात ध्यान रखना कि डिडक्शंस जो हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर आपकी सपोज ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो आई है 1 करोड़ पे, तो मैक्सिमम डिडक्शंस भी कितनी हो सकती हैं? 1 करोड़ पे की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, डिडक्शन अलाउड नहीं है फॉर LTCG अंडर सेक्शन 112, 112A या STCG के अगेंस्ट आप डिडक्शंस नहीं ले सकते। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, हाउस रेसेस, इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलती। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज लाइक कैश, क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इसके अगेंस्ट भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो ये चार ऐसी इनकम्स हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। इसके अलावा कोई भी इनकम है उसके अगेंस्ट आप डिडक्शन ले सकते हैं। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चारों इनकम्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस पे एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जिसके अगेंस्ट डिडक्शन नहीं मिल सकती। अब आपकी एक्साइटमेंट है कि 80C से 80U के बीच में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी हमें डिडक्शन मिलेगी, तो आइए एक एक करके उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80E की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। ये क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेता है, लोन किस पर्पस के लिए? फॉर हायर एजुकेशन। ध्यान से देखिए, एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल। डिडक्शन इज अलाउड इफ एन इंडिविजुअल हैज टेकन लोन फॉर हिज हायर एजुकेशन, अपनी खुद की हायर एजुकेशन के लिए, या फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटिव, या अपने रिलेटिव की हायर एजुकेशन के लिए। अब रिलेटिव में कौन कौन आएगा? तो रिलेटिव में आएंगे या तो स्पाउस, चिल्ड्रन, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका वो इंडिविजुअल लीगल गार्जियन है। मतलब अगर आपने कोई चाइल्ड को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। बट एजुकेशन लोन जो है वो किसी बैंक से, नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। अब डिडक्शन कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा? तो डिडक्शन इज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। उस लोन पे जितना इंटरेस्ट जाएगा उसका ही डिडक्शन मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल रीपेमेंट का किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया हायर एजुकेशन के लिए, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सिर्फ उसी का डिडक्शन है, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं है। और जो आप पेमेंट कर रहे हैं दैट मस्ट बी आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम, दैट इज जिसका इनकम टैक्स में आप टैक्स पे कर रहे हैं। पीरियड ऑफ डिडक्शन, द डिडक्शन इज अवेलेबल अप टू 8 years और until the payment of interest in full whichever is earlier। ये 8 साल का पीरियड अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि इतने टाइम में एजुकेशनल लोन की पेमेंट हो जाती है। तो उन्होंने यही बोला कि 8 साल या until the payment of interest in full whichever is earlier, तब तक आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो हर साल जितना इंटरेस्ट आपका जा रहा है उसका आप डिडक्शन लेते रहेंगे।
अब हायर एजुकेशन में क्या क्या आएगा, तो मीन्स एनी कोर्स इंक्लूडिंग वोकेशनल स्टडीज ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब आफ्टर क्लास 12th पास करने के बाद आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वो इसमें कवर अप होगा। और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट। मतलब सीधी सी बात है, क्लास 12th के बाद आप कोई भी कोर्स करते हैं दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी, एसजी, लोकल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। और वो ग्रेजुएशन भी हो सकती है, वोकेशनल स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप उसे एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट का भी उसके डिडक्शन आपको मिलेगा। द डिडक्शन इज अवेलेबल इवन फॉर एजुकेशन लोन टेकन फॉर स्टडी अब्रॉड, और जनरली इसी पे क्वेश्चन आता भी है। No deduction would be available under this section if the education loan is taken from employer, family or friends. This is something very important, क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप लोन लेंगे बैंक से, नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। अगर एम्प्लॉयर से, फैमिली से, फ्रेंड से लोन लेते हैं तो कोई डिडक्शन उस इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। The limit of 8 years for claiming deduction will start only when the individual starts the repayment of loan. 8 साल की जो ये लिमिट है वो कब से स्टार्ट होगी, उस दिन से स्टार्ट होगी जब रीपेमेंट ऑफ लोन स्टार्ट होगा। देखिए एजुकेशनल लोन में क्या होता है कि जनरली आप लोन लेते हैं, 3 साल का अगर आपका कोर्स है तो तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके 4 महीने 6 महीने बाद जो है आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है, क्योंकि बट ऑब्वियस है आप पहले पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हो, उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी और फिर आप वहां से कमा के वो पैसा वापस करोगे। तो इसीलिए उन्होंने ये जो 8 साल की लिमिट है ये कब से बोली है कि जब आप लोन की रीपेमेंट करना शुरू करोगे तब से वो 8 साल देखे जाएंगे, ना कि उस दिन से जब से आपने लोन लिया है। समझ में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, इसे प्रिपेयर करिए। चलिए अब बात करते हैं 80G की। 80G के अंदर कुछ सर्टेन डोनेशंस बताई गई हैं कि अगर आप इन स्पेसिफाइड फंड्स में या इन स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या एसोसिएशंस को डोनेशंस देते हैं तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डोनेशन वेयर डिडक्शन इज अवेलेबल विदाउट एनी क्वांटिफाइंग लिमिट, मतलब कोई लिमिट फिक्स नहीं है, आप जितनी मर्जी डोनेशन कर सकते हो, दैट इज मैक्सिमम लिमिट नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं कि आपने जो डोनेशन दी उसका 100% डिडक्शन मिलेगा या 50% डिडक्शन मिलेगा। 100% का मतलब कि सपोज आपने 10,000 रुपये दिए तो 10 के 10,000 रुपये आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर सकते हो और टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हो। और 50% डिडक्शन का मतलब कि अगर आपने डोनेट किए 10,000 रुपये तो आपको डिडक्शन 10,000 का नहीं मिलेगा, डिडक्शन जो है वो आपको 50% मिलेगा, दैट इज 5,000। अब ऐसे कौन से फंड्स हैं जहां 100% डिडक्शन मिलता है? तो देखिए, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल स्पोर्ट फंड, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड, नेशनल स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। सर इतने याद करने पड़ेंगे? अरे देखो मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल तरीका। सबके आगे नेशनल है ना, तो आप एग्जाम में याद रखना, नेशनल लिखा हो तो 100% मिलेगा। अब मोटा मोटा इतना तो याद रख सकते हो, ठीक है, आगे नाम याद नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद स्वच्छ भारत कोष, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन गंगा फंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम नेशनल रिलीफ फंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों में 100% मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पीएम अर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, द अफ्रीका फंड, महाराष्ट्र सीएम अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आंध्र प्रदेश सीएम साइक्लोन रिलीफ फंड, आर्मी एयरफोर्स फंड और इंडियन नेवल बेनेवोल्ट फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो अब इसके अंदर कौन से याद रखें सर? तो ये 2-3 आप याद रख लो। देखो मेन तो नेशनल याद रख लो और ये 3 याद रख लो, बाकी आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे, जनरली इसी में से आ जाता है। 50% के लिए जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, जो कांग्रेस वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये कांग्रेस की टीम है,
तो जो कांग्रेस की टीम है उस पर 50%। और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये याद रखना क्योंकि इसमें फंसा सकता है। जनरली लोग सोचते हैं पीएम में 100% ही मिलेगा, लेकिन ड्रॉट रिलीफ फंड है तो वहां 50 ही मिलेगा। ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट आती है डोनेशंस, वेयर डिडक्शन इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू क्वांटिफाइंग लिमिट। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जितना मर्जी दान में दे दिया और आपको डिडक्शन मिलेगा, एक मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल है। अब इसमें भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, 100% और 50% की। अब सर समझ में नहीं आया कि क्वांटिफाइंग लिमिट है और यहां भी 100 और 50, मतलब देखो क्वांटिफाइंग लिमिट का मतलब क्या है कि सपोज जो मैक्सिमम लिमिट है दैट विल बी 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी एसएससी की एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसका 10%, सपोज उसकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आती है 10 लाख रुपए, तो उसका 10% कितना होता है 1 लाख रुपए। तो वो कितना भी डोनेट करे, चाहे 100% वाली कैटेगरी में या 50% वाली कैटेगरी में, बट मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपए की डिडक्शन ले पाएगा। लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं थी क्योंकि यहां लिखा होता विदाउट एनी क्वांटिफाइंग लिमिट, लेकिन यहां सब्जेक्ट टू क्वांटिफाइंग लिमिट है। मतलब आपकी लेवल ऑफ इनकम क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, उसका मैक्सिमम 10% जो है आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। समझ में आई बात। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है, जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है पांचों हेड की वो आपने ले ली। अब एडजस्टेड जीटीआई यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, तो एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलेगा। जीटीआई में से आप क्या करते हैं, कोई भी अगर डिडक्शन है एटीसी से एटीयू की, एक्सेप्ट एटीजी जो आप पढ़ रहे हैं इसको छोड़ के बाकी सब डिडक्शन माइनस कर दीजिए। अगर कोई आपने ऐसी इनकम ली है जिसपे कोई टैक्स पेबल नहीं है, एग्जेम्प्टेड इनकम, और वो आपने ग्रॉस टोटल इनकम में ले ली है तो उसको भी माइनस कर दीजिए। स्पेशल इनकम अंडर सेक्शन दिस इसको भी आप माइनस कर दीजिए, तो आपकी एडजस्टेड जीटीआई आ जाती है। एग्जाम में जनरली एडजस्टेड जीटीआई आपको कैलकुलेट करके गिवन होता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 10% उसका लेना है। अब ये क्वांटिफाइंग लिमिट वाले में कौन कौन से आते हैं, तो डोनेशंस गिवन टू गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए आपने डोनेशन दिया, या डोनेशन गिवन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन एज द सीजी में स्पेसिफाई। बट ये जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी एसएससी को अवेलेबल है। सिर्फ ये वाला जो पॉइंट आपने देखा बी पॉइंट जो है ये सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए। बाकी 50% में क्या है, डोनेशन गिवन टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पर्पस अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, डोनेशन टू एनी अप्रूव्ड charitable institution under section 80G5, donation for repair renovation of temple, mosque, gurdwara, church or other place of historic importance, donation for the development of cities, towns and village and for satisfying the need of housing accommodation, for promoting interest of minority community under section 1026BB। सर ये इतना याद रखना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ। तो देखो क्या याद करना है इसमें, एक तो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ये याद रखो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, लेकिन ये कंपनी एसएससी में है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। और एक यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये याद रखना है, ठीक है। मेन जो याद रखना है, बाकी सिर्फ आप रीड करते रहो, आपको एग्जाम में वैसे ही ध्यान आ जाता है, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन में लिखता है ना इस चीज के लिए डोनेशन दिया और आपने रीड करा होगा तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, मेन चीज आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि इस पे क्वांटिफाइंग लिमिट है। अब मैं इसको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए 5 लाख की डोनेशन दी और एडजस्टेड टोटल इनकम जो आई वो आई एसएससी की 30 लाख रुपए, तो 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कितना होता है, 3 लाख। ये सुनो, तो चाहे उसने डोनेशन 5 लाख की दी और 100% के लिए वो क्वालिफाई है, लेकिन 10% ऑफ एटीआई कमिंग टू बी 3 लाख, तो उसको सिर्फ 3 लाख का यहां पर जो है डिडक्शन मिलेगा। तो जो भी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है, सपोज वो भी 30 लाख रुपए की, तो उसमें से वो डिडक्शन तो लेगा अंडर सेक्शन 80G, बट वो 5 लाख की नहीं लेगा, कितनी लेगा, 3 लाख लेगा, ठीक है। तो यहाँ 27 लाख टैक्सेबल इनकम आएगी। बट यही डोनेशन अगर यहाँ दी होती क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष वगैरह में, तो उस केस के अंदर कोई
क्वांटिफाइंग लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो फिर पूरा 5 लाख का डिडक्शन मिल जाता। समझ में आई बात? अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G अभी जो आपने पढ़ी है सारे एसएससी के लिए है, एक्सेप्ट ये वाला पॉइंट बी जो सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए था। डिडक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल इफ डोनेशन इज गिवन इन काइंड। इन काइंड अगर डोनेशन दी है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है, चाहे उसकी वैल्यू आपने एसरटेन करवा ली। और अगर कैश में दी है 2000 से ऊपर की तो भी कोई डिडक्शन, कैश में सिर्फ 2000 रुपए तक की डोनेशन का डिडक्शन अलाउड है। उससे ऊपर अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट के थ्रू ही दे सकते हैं। तो ये 80G आपने पढ़ा, इस पे भी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डोनेशंस के रिस्पेक्ट में। इसको फटाफट एक बार जो है प्रिपेयर कर लीजिए। और प्रिपेयर कैसे करना है, जस्ट रीड करके छोड़ दीजिए, कोई इसमें आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। रट्टे मारने हैं तो इस चीज के मार लेना बेशक। ये 2 पॉइंट जो है ये स्पेशल है कि कैश लिमिट सिर्फ 2000 तक की है, उससे ऊपर अकाउंट पे ही चेक और ड्राफ्ट होना चाहिए, और इन काइंड की अलाउड नहीं है और सारे एसएससी को अलाउड है। बाकी जस्ट आप रीड करते रहो, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही दिमाग में ये बैठ जाएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अभी हमने सारी डोनेशंस कवर नहीं करी हैं, हमने खुद मेन डोनेशंस ली। ये लिस्ट इससे भी बहुत बड़ी है, तो एटलीस्ट इतनी तो आपको रीड करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड 80G। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी है तो वो अगर रेंट पे कर रहा है, सपोज वो किराए के घर पे रहता है और उसका जो भी किराया जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो डिडक्शन ले सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सैलरीड एम्प्लॉय मस्ट नॉट रिसीव्ड HRA। अगर वो सैलरीड क्लास है तो उसे HRA नहीं मिलना चाहिए, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसको HRA मिल रहा है वो 80G में डिडक्शन नहीं ले सकता। और एनी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मस्ट नॉट बी ओन्ड बाय द असेसी, हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड। जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है वो उसकी खुद की, उसकी वाइफ की या माइनर चाइल्ड के नाम पर नहीं होनी चाहिए, या HUF के नाम पे नहीं होनी चाहिए जिसका वो मेंबर है। देखो होता क्या, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर ए है, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, और दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, किराए का घर ले रखा है, उसमें रहते हैं, तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगी। बट हाँ, अगर वो जॉब कर रहे हैं और जॉब में उन्हें HRA मिल रहा है तो फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हाँ, जॉब कर रहे हैं, HRA नहीं मिल रहा तो भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। समझ में आया? कितना डिडक्शन मिलेगा? जो भी रेंट पे किया -10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज दिस एडजस्टेड टोटल इनकम? तो जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से आप सारी डिडक्शंस माइनस कर देंगे। डिडक्शन जो भी आपको मिल रही है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की, एक्सेप्ट इस सेक्शन के अंदर दैट इज 80G। मतलब इस सेक्शन में छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन आप माइनस कर देंगे। समझ में आई बात? या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, या 5000 पर मंथ। ठीक है, ये तीनों आप कंप्यूट करेंगे और जो भी तीनों में से लीस्ट होगा, जो भी तीनों में से लीस्ट होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 5000 पर मंथ का मतलब क्या हो गया? 60,000 फॉर अ ईयर। और जनरली एडजस्टेड टोटल इनकम आपको क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, तो ये रेंट पेड की इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। देखिए जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं जनरली तो आपके नाम पे उस समय कोई मकान नहीं होता। ठीक है, टैक्स प्लानिंग बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी सपोज आप CA बने, उसके बाद आपने फर्स्ट रिटर्न फाइल करी, तो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट रिटर्न के अंदर, सेकंड रिटर्न में, थर्ड रिटर्न में, जब तक आप अपने नाम पे मकान नहीं ले लेते कोई, तब तक आप 80G में आराम से डिडक्शन लेते रहो, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप 80G में अपना डिडक्शन ले सकते हो। ये 60,000 रुपये का फ्लैट डिडक्शन आप हर साल लो और आप इससे अपनी इनकम बचा सकते हो। हाँ, जिस दिन घर आपके नाम पे कोई हो गया उस साल से फिर आप डिडक्शन लेना बंद कर देना। समझ में आई बात? श्योर? हाँ, बस उसमें एक कंडीशन ध्यान रखना कि अगर आप सैलरी में जा रहे हो और HRA मिल रहा है तो डिडक्शन मत लेना। क्लियर? चलिए बात करते हैं AT-TTA और TTB की। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन और इम्पोर्टेंट। देखिए हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं सेविंग बैंक के अंदर अकाउंट होता है, और जो सेविंग बैंक में हमारा अकाउंट होता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो जो भी उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेस।
अब उसी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन की यहाँ बात है 80 TTA में। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF है और उसको इंटरेस्ट इनकम हुई है ऑन डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आपने पैसे रखे हुए थे, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिली। FD कवर नहीं, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में बच्चे फंस जाते हैं, FD नहीं। और ये सेविंग अकाउंट कहाँ हो सकता है? किसी बैंक में, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकता है, एज वेल एज पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं। तो उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है उसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 100% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम या 10,000, जो भी दोनों में से लोअर है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अकाउंट इंडिविजुअल के नाम पे या HUF के नाम पे ही होना चाहिए। सपोज A एंड B पार्टनर्स हैं, उनकी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के नाम पे अकाउंट है, उसमें पैसा रखा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट मिला, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? ना, आंसर इज नो। यही आपके फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड इफ अकाउंट्स आर हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ फर्म AOP BOI वेयर सच इंडिविजुअल इज अ पार्टनर और मेंबर। इसके बाद रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में TTA नहीं लगता, उस केस में TTB लगता है। सब कुछ सेम है, जस्ट डिफरेंस ये है TTB में कि जो वहाँ लिमिट 100% और 10,000 थी, यहाँ 100% और 50,000 विच एवर इज लोअर है। और वहाँ सिर्फ सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट आते थे, FD नहीं आता, यहाँ FD भी आती है बट इंक्लूड्स FD ऑल्सो। समझ में आई बात? श्योर। तो देखिए, एलिजिबल एसएससी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन दैट इज 60 ईयर्स उससे ज़्यादा एज है, सेम एज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 80 TA बट इंक्लूड्स FD ऑल्सो। सिर्फ दो डिफरेंस है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और ये पॉइंट आपका सेम एज इट इज जो आपने देखा कि अकाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल के नाम पे होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप के नाम पर है, OP के नाम पे, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन फटाफट इसको करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं ATU की, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो उस केस के अंदर क्या डिडक्शन है, ध्यान से देखिए। कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेडिकल अथॉरिटी ने सर्टिफाई कर रखा है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। अब कौन सी डिसेबिलिटी? कोई भी हो सकती है बट इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी एंड वो डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। लाइक ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस देखो, जो भी चश्मा लगा रहा है कहीं ना कहीं उसे आंखों से कम दिखाई देता है, लेकिन उसे डिसेबिलिटी नहीं माना जाएगा जब तक वो कम से कम 40% ना हो। और वो कितनी परसेंट है, दैट विल बी सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी। कितना डिडक्शन मिलेगा? फ्लैट 75,000 का डिडक्शन मिलेगा फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। कुछ मतलब अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है फ्लैट 75,000 का उसे रिडक्शन मिल जाएगा। और ये 1,25,000 का भी हो सकता है अगर सिवियर डिसेबिलिटी है, दैट इज डिसेबिलिटी जो है वो 80% से ज़्यादा है। समझ में आई बात? इंक्लूडिंग पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कम्युनिकेशन करने में या इंट्रैक्शन करने में दिक्कत होती है। सेरेब्रल प्लेसी, ये एक बेसिकली जो मसल्स होते हैं उनका उससे रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो ये दो चीज़ें भी इसके अंदर कवर अप होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और 1,25,000 का कब मिलेगा? जब 80% से ऊपर है। Assessee shall furnish a copy of certificate of medical authority to claim deduction. उसकी एक सर्टिफिकेट की कॉपी जो है उनको लगानी पड़ेगी डिडक्शन लेने के लिए। तो ये क्वेश्चन इस पे आ जाता है एग्जाम में, इसे प्रिपेयर करें। एक सिंपल सा नोट, वेयर डिसेबिलिटी रिक्वायर्स रीअसेसमेंट, अ फ्रेश सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी शैल बी ऑब्टेन्ड एंड फर्निश टू क्लेम ATU। मतलब अगर कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आपको हर 3 साल पे रीअसेसमेंट करवाना पड़ता है कि वो कितने % है, तो उस केस के अंदर आप बार बार रीअसेसमेंट करवाएंगे और फ्रेश सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटी से लेंगे। और उसके बेसिस पर अगर वो बढ़ गई है 80% से ऊपर हो गई है तो 1,25,000, कम हो गई है तो 75, या 40% से भी कम हो गई है तो फिर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? फटाफट इसे देखिए। चलिए बात करते हैं ATJJAA की। ये क्या है? देखिए, आपने PGPP मेरे साथ पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो भी हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं उसको एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। ATJJAA के अंदर एक एडिशनल बेनिफिट एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड किया गया
कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ आपकी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आती है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट आती है मतलब सपोज करंट ईयर में ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एकदम फ्रेश बिजनेस है, तो जो भी आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस आया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो आपका सारा का सारा ही एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मान लिया जाएगा अगर न्यू बिजनेस है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो फिर हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर आपके कितने एम्प्लॉयज थे और इस साल आपके कितने एम्प्लॉयज बढ़ गए, और जितने एम्प्लॉयज आपके बढ़ गए उनके रिस्पेक्ट में जितनी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई, दैट विल बी कॉल्ड एज एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। देखिए, in case of new business, in the first year, emoluments paid payable to employees employed during that previous year is additional employee cost. In case of existing business, total emoluments payable to additional employees employed during the previous year. ठीक है, that is additional employee cost. But payment must be by way of account paycheck, draft और ECS. अब क्या है सर ये, मतलब ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हमें समझ में आ गया कि क्या होगी। अगर न्यू बिजनेस है तो जो भी आपने एम्प्लॉयज को पे किया, और एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जितने इस साल न्यू एम्प्लॉयज आपने हायर किए उनको जो भी आपने एडिशनल पेमेंट करी, दैट विल बी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। तो क्या बेनिफिट है उसका? देखो, जो भी आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते हो P&L में, उसको आप एक्सपेंस तो दिखाते ही हो, सैलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने आपको क्या एडिशनल बेनिफिट दिया कि जब आप अपनी इनकम निकाल लोगे, ग्रॉस टोटल इनकम, तो सपोज यहां पर आपका न्यू बिजनेस है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, न्यू बिजनेस है और आपने साल भर में सैलरी बांटी 10 लाख रुपए की, तो उसको तो आपने यहां एक्सपेंस दिखाया, अकॉर्डिंगली आपने अपने नेट प्रॉफिट निकाले। अपार्ट फ्रॉम दैट 30% ओवर एंड अबव आपको डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 80 JJAA, मतलब 3 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शन ऑफ दिस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। क्यों किया? ताकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो, बिजनेस हाउसेस ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को दें। कौन किसको मिलेगी? GTI इंक्लूड्स PGBP इनकम और जिसपे टैक्स ऑडिट का सेक्शन अप्लाई होता है। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी, ध्यान से देखिए। Additional employee means an employee whose employment has increased the total number of employees employed as on the last day of the preceding year but does not include, इसमें कौन से employees नहीं आएंगे? ऐसे employees जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपये महीने से ज़्यादा है, वो इसके अंदर कवर अप नहीं होंगे। An employee whose contribution to pension scheme is paid by government, वो employees भी इसमें नहीं आएंगे। ऐसे एम्प्लॉयज जिनको आपने साल में 240 दिन या 150 दिन हमें देखना है अप्रैल फुटवियर लेदर इंडस्ट्री में, अदरवाइज 240 दिन से अगर कम काम दिया आपने तो भी वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। और ऐसे एम्प्लॉय जो RPF में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो भी एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं आएंगे। अब हमारे यहाँ यही कमी है, ये जो ऐसी कंडीशंस इन्होंने लगा दी ना 4, इसकी वजह से हुआ क्या, 80% जनता तो भारी हो गई। अब ये कंडीशंस ना लगाते ना तो एक जेन्युइनली बिजनेसमैन को फायदा होता भी, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी लेता बिजनेसमैन, लेकिन कंडीशंस इतनी ज़्यादा लगा दी कि 25,000 से ऊपर की सैलरी ना हो, पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ना हो, 240 दिन से कम का एम्प्लॉयमेंट ना हो, RPF में वो पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रहा तो उसको भी हम एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अगर ये 4 चीज़ें कोई भी एक चीज देखने को मिलती है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड। ये 4 बंदे एडिशनल एम्प्लॉय कैटेगरी में हमें नहीं रखने, ठीक है। अब इमोल्यूमेंट्स में क्या आएगा? जो भी एनी अमाउंट पेड और पेबल टू एन एम्प्लॉय इन लिeu ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जो भी सैलरी पे हम उसे पे कर रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू पेंशन या प्रोविडेंट फंड, या एनी लमसम पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय एट हिज रिटायरमेंट, ग्रेचुटी, लीव, इनकैशमेंट, ये सब चीजें उसके अंदर नहीं आएंगी। तो भैया मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है? 30% मिलेगा डिडक्शन।
एसएससी की पीजीबीपी इनकम हो, टैक्स ऑडिट अप्लाई होता हो। न्यू बिजनेस में तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं सारे, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जितने एडिशनल एम्प्लॉयज़ हायर किए, लेकिन 4 एम्प्लॉयज़ उसमें एक्सक्लूड करने जिनकी 25,000 से ऊपर की तनख्वाह है, पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट दान दे रही है, 240 दिन या 150 दिन इन केस ऑफ फुटवियर लेदर इंडस्ट्री से कम काम किया, और अगर वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो भी एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं आएंगे। इमोल्यूमेंट्स में सब कुछ आएगा, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन पेंशन प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, या लमसम पेमेंट अगर हुई है कुछ ग्रेचुटी लीव इनकैशमेंट की तो वो भी नहीं आएगा। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ द बिजनेस इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। सपोज आपका एक ही बिजनेस था, उसी में 2 यूनिट्स चल रहे थे, आपने उनको डीमर्ज कर दिया इस सेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए, सो दैट वो न्यू की कैटेगरी में आ जाए और आपको ज़्यादा फायदा मिले, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आएंगी। या कोई आपने एक्वायर किया है बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र, तो उस बिजनेस के रिस्पेक्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और इसकी रिपोर्ट आपको लेनी है चार्टेड अकाउंटेंट से, ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। सीए जो है उसकी रिपोर्ट बना के देंगे कि आपने कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट रियल सेंस में कितनी है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 80JJAA जो जनरली देखने को मिल जाता है, मेन इसमें आपको ये चारों पता होने चाहिए कि कौन से एम्प्लॉयज़ आपको लेने हैं और कौन से एम्प्लॉयज़ आपको नहीं लेने, ठीक है। फटाफट इसको प्रिपेयर करिए फास्ट। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 80D। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है अपना या अपनी फैमिली का या पेरेंट्स का, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या डिडक्शंस हैं वो हम 80D में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिक्लेम प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मेडिक्लेम प्रीमियम जो आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है उसका जो भी प्रीमियम जाता है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आजकल आपने सुना होगा कि देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट, 108, 126 टेस्ट आप प्रिवेंटिवली हर साल करवाते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपको डिडक्शन मिलता है। कितना कितना, ध्यान से देखिए। असेसी, फैमिली एंड हिज पेरेंट्स। असेसी ने अपना या अपनी फैमिली का या अपने पेरेंट्स का, अगर सबकी एज 60 साल से कम है तो उस केस के अंदर अमाउंट पेड फॉर सेल्फ एंड फैमिली, फैमिली में कौन आएगा, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है वो डिपेंडेंट होने चाहिए, तो उस केस के अंदर 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा सेल्फ और फैमिली के लिए। और पेरेंट्स के लिए जो अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड फॉर पेरेंट्स, चाहे वो डिपेंडेंट हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रिस्पेक्ट में 25,000 रुपये अलग से मिलेगा, तो टोटल डिडक्शन हो जाएगी 50,000। लेकिन ये कब, जब सबकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। बट असेसी और फैमिली मेंबर जो है उनकी उम्र अगर 60 साल से कम है बट पेरेंट्स की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो सेल्फ एंड फैमिली का तो 25,000 है और पेरेंट्स का 50,000 मिलेगा, तो उस केस में टोटल मिलेगा 75,000। असेसी, फैमिली एंड पेरेंट्स सबकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो 50,000 सेल्फ और फैमिली के लिए और 50,000 रुपये पेरेंट्स के लिए, टोटल हो गया 1 लाख। मतलब सीधी सी बात आप ये ध्यान रखो, सेल्फ और फैमिली एक तरफ और पेरेंट्स को अलग रखा गया, क्योंकि यहाँ फैमिली में सिर्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं। पेरेंट्स डिपेंडेंट है यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, असेसी खुद या फैमिली या पेरेंट्स, तो डिडक्शन 50,000 की है, बट अगर 60 से कम है एज तो 25 की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में सेपरेट डिडक्शन है, सेल्फ और फैमिली का अलग है, तो दोनों अगर 60 से कम है 50, पेरेंट्स 60 से ऊपर है, खुद 25 से कम, 60 से कम है तो 25 और 50 टोटल 75, और दोनों ही अगर 60 से अबव है तो 1 लाख। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ सीनियर सिटीजन। सपोज आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा और उस केस में आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, कुछ खर्चा आया, तो उस केस में असेसी, फैमिली एंड द पेरेंट्स अगर सबकी उम्र 60 साल से कम है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं लेते हो और सीधे एक्सपेंडिचर इनकर खुद करते हो तो किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं है। बट हाँ, अगर पेरेंट्स की उम्र 60 साल से ऊपर की है और उस समय आपका मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर कुछ इनकर होता है तो फिर आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आप खुद के लिए करते हो तो फिर निल है।
असेसी की खुद की है, फैमिली या पेरेंट्स, दोनों सबकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो उस केस में फिर 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इन शॉर्ट, मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा तभी मिलेगा जब उम्र 60 साल से ऊपर की होगी, चाहे असेसी की, चाहे फैमिली की या पेरेंट्स की। देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ सीनियर सिटीजन, सिर्फ सीनियर सिटीजन के केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्लेम मिलता है, अदरवाइज मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्लेम डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ आपको मेडिक्लेम प्रीमियम या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ही मिलता है। तो मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख रुपए से ऊपर किसी भी केस में नहीं हो सकती। ये सारे केसेस आपको बना के दे दिए हैं, इससे ज़्यादा केसेस एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट जो है असेसी का, फैमिली का और पेरेंट्स का, वो मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का होना चाहिए। ठीक है, और उसे आप कैश में भी पे कर सकते हैं। प्रिवेंटिव, ये जो आपने यहाँ देखा था, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 5,000 रुपीज ही हो सकता है। ठीक है, इन ऑल अदर पेमेंट्स, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय वे ऑफ चेक। जितने भी इसके अलावा केसेस हैं, दैट इज मेडिक्लेम प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंडिचर, इनका जो खर्चा है वो जो है कैश में नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी ईदर बाय वे ऑफ ड्राफ्ट, ECS चेक, किसी भी माध्यम से हो सकता है, लेकिन वो कैश में नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में हो सकता है। For claiming deduction in respect of medical expenditure, 3 conditions must be satisfied. They must be senior citizen, they must be resident, and no health insurance policy is taken in the name of assessee, family or parents. तभी medical expenditure जो है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और असेसी कौन से एलिजिबल है इसमें? इंडिविजुअल एज वेल एज HUF। तो मेन तो आप ये 6 केसेस ध्यान रखिएगा, और एक ये ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव जो है वो 5,000 रुपये मैक्सिमम अलाउड है, एंड दिस कैन बी पेड इन कैश ऑल्सो। बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तभी डिडक्शन अलाउड होगा जब आप अकाउंट पे ही चेक, ECS या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से पे करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ATD आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज पे इस पे क्वेश्चन जनरली ड्राफ्ट हो जाता है।